मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का जो दूसरा पाठ है लहासा की ओर, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि लेखक जो है राहुल सांकृत्याय, इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है और इन्होंने जो है तिब्बत की राजधानी लहासा है और तिब्बत की जो यात्रा की है उसका वर्णन किया है। ये लेखक ने तिब्बत की यात्रा करते समय रास्ते में क्या क्या देखा है, कौन कौन से स्थान पर लेखक रुका है, वहाँ क्या क्या घटनाएं लेखक के साथ घटित हुई है, इसका वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ पर हम कल पढ़ चुके हैं कि अभी तक ये यात्रा वृतांत है, लेखक ने जो यात्रा की है उसका वर्णन किया है और ये यात्रा लेखक ने सन 1929-30 में की है। लेखक का जो मूल नाम है वो केदारनाथ पांडे है, लेकिन श्रीलंका जाकर के लेखक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम जो है राहुल सांकृत्याय रख लिया। तो यहाँ पर अब तक हमने जो लेखक के साथ साथ हमने भी तिब्बत की जो यात्रा की है उसको एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि लेखक नेपाल मार्ग से तिब्बत जा रहा है और रास्ते में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लूट पाट का डर रहता है, डाकुओं का डर रहता है, वह राहगीरों को मार करके और उन्हें लूट लेते हैं और ये डर जो है यात्रियों को भयभीत करता है। लेकिन लेखक जो है एक भीख मंगे के वेश में यात्रा करता है, यानी भिखारी बनकर के, ताकि डाकुओं से लेखक को डर ना रहे कि ये तो वैसे भी भिखारी है। और वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, यानी कि वहाँ का तिब्बती समाज कैसा है, वहाँ पहले भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता था, जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहाँ का जो समाज है तो लेखक जो है अपने मित्र सुमति के साथ जाता है। सुमति वहाँ का यजमान है, वहाँ जाकर के डंडे बांटता है, यानी मंत्र पढ़ करके कोई भी धागा या कपड़ा जो होता है उसे वहाँ के लोगों में बांटता है। तो लेखक सुमति के साथ जाता है और अत्यधिक दुर्गम स्थान होने के कारण जो है लेखक को डाकुओं का भय रहता है। वहाँ पर लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लिए हुए घूमते हैं और खून खराबा होता है। तो इसी कारण लेखक जो है भिखारी का वेश धारण करके, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है लेखक को नजर आता है तो लेखक उस व्यक्ति के सामने टोपी उतार करके, जीभ निकाल करके और कुछ यानी दया करो कर करके और एक पैसा मांगने लगता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया है। डांडा थोंगला जो वहाँ का सबसे खतरनाक स्थान है तिब्बत जाने का, वहाँ का वर्णन लेखक ने इसमें किया है कि किस प्रकार से वहाँ उस दुर्गम रास्ते को पार किया गया और वहाँ का जो तिब्बती समाज है, यानी कि वहाँ पर जाति पाति, ऊंच नीच छूत की भावनाएं लोगों के अंदर नहीं होती है और कोई भी जाने वाला अपने लिए वहाँ चाय बनवा सकता है। वहाँ पर चाय जो बनाई जाती है उसमें मक्खन, सोडा और नमक मिलाकर के चाय बनाई जाती है और जो चाय रखने का पात्र होता है उसे घोटी बोला जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आइए आगे की यात्रा अपने लेखक के साथ साथ आगे की यात्रा करते हैं। देखते हैं लेखक ने आगे यात्रा की है, उसमें क्या क्या देखा, वहाँ का भौगोलिक वातावरण जो भी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, देखते हैं आगे। यानी कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले, डांडा क्या है, एक जहाँ लेखक यात्रा कर रहा है नेपाल से तिब्बत की, नेपाल मार्ग से, तो वहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो उस स्थान का नाम है डांडा। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट
देवता का स्थान था। वहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान था डांडा थोंगला, वो डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद तो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, यानी कि लेखक ने लंगोर तक, डांडा थोंगला से लंगोर तक जाने के लिए 2 घोड़े किराए पर लिए थे, और एक सुमति के लिए और एक लेखक के लिए। तो यहाँ पर जो लेखक का घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण यह ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया, यानी उसके मित्र से पीछे रह गया। दोन की कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी बहुत ही धीमी गति से घोड़ा चल रहा था। मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, यानी लेखक जो है रास्ते में किस कारण से पिछड़ जाता है, यानी पीछे रह जाता है। एक तो लेखक का घोड़ा बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, और एक और लेखक जो है बाएं रास्ता, यानी रास्ता भटक गया था। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लखोर का रास्ता तो दाहिनी ओर है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है। सुमति जो है मंगोल था और ये एक बौद्ध भिक्षु था, और अब तो वो पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे होते हैं गोबर के बने हुए, जिन्हें जलाया जाता है। 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर रुके हुए थे। अब वहाँ डांडा थोंगला पार करके लेखक और उसका मित्र घोड़े पर सवार होकर के और लंगोर चले जाते हैं। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी जिनके यहाँ पर अतिथि रुकते हैं, ठहरते हैं, उन्हें यजमान कहा जाता है। पहले चाय सत्तू खाया गया। चाय भी सत्तू ये खाने का ही होता है, खाद्य पदार्थ, गेहूँ जौ का बना हुआ। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो है ये भी खाद्य पदार्थ है वहाँ के, तिब्बत के। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा मालूम होता था। अब लेखक जो है वहाँ से, यानी डांडा थोंगला पार करते हुए, और अब तिंगरी के विशाल मैदान में चले गए थे, और उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहा है। वहाँ तिंगरी का विशाल मैदान था, जो पहाड़ों से घिरा टापू के जैसा लगता था, और जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान में भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, यानी वो पहाड़ी बहुत ही ऊंची है और उसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी भी क्या है, वहाँ का स्थान है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, यानी जहाँ पर सुमति अतिथि बनकर के रुकता था, ठहरता था। कपड़े की
जाते थे, जिन्हें गंडे कहा जाता है। तो ये जो लेखक का मित्र था सुमति, ये वहां जाकर के और उन यजमानों को गंडे की बाटा करता था, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, यानी वो ताबीज या फिर वो कपड़े जो लेखक के मित्र सुमति ने अपने यजमानों को बांटे थे, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लहासा तिब्बत की राजधानी। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया यानी जो वजन उठाने वाला होता है, बोझ उठाने वाला, इसे कह सकते हैं कि जो वस्तुएं यात्रियों के पास होती है, जो चीजें उन्हें उठा करके उन्हें जिसे बोल सकते हैं। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आज 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का गंदा बर्फ हो रहा है, यानी सामने तो तेज धूप है और पीछे जो है सर्दी है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल दिए। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। जो सुमति था लेखक का मित्र, उसके परिचित यानी जान पहचान वाले जहाँ वो गए तिंगरी वहाँ पर भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। वहाँ तिब्बत की जो जमीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठ यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी बिना मजदूरी दिए ही, बिना वेतन दिए ही मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां पर भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता है, यानी इस स्थान पर शेखर में जो मुखिया होता था खेती करने वाला भिक्षु, उसे नमसे कहा जाता है। बड़े सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर होता है, बुद्ध वचन का अनुवाद करने वाले को कंजूर कहा जाता है, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था जिसमें हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां यानी पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी गई थी, यानी तिंगरी और शेखर विहार
नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तकों के भीतर होना यानी लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यानी लेखक का मन जो है पुस्तकें पढ़ने में लग गया था। इसलिए लेखक ने कहा है, यहाँ पर ये आया है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी लेखक का मन जो है पुस्तकें पढ़ने में लग गया था या रम गया था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2-3 दिन लगेंगे, यानी सुमति जो है वो अपने यजमानों के यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने के लिए जाता था। जो गड्ढे वो बांटता था उसके पैसे इकट्ठे करता था वहाँ जाकर के। तो यहाँ पर उसे 2-3 लेखक कहता है कि मैंने समझा वहाँ जाने के लिए और वापस आने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तिंगरी गांव है। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। जो जागीरदार था, यानी जो खेती करता था, एक राजा के जैसे ही उसको पद प्राप्त था, तो सुमति और लेखक उससे मिलकर के विदाई लेते हैं और वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो तिंगरी गांव है वहाँ का मैदान कैसा था, क्वेश्चन हमारे सामने है, कैसा था? तो वहाँ के मैदान जो है विशाल थे, पहाड़ों से घिरे हुए थे और पहाड़ों से घिरे होने के कारण टापू जैसे मालूम होते थे, जिसमें दूर दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती और उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, जो बहुत ही ऊंची थी। और वहां पर जो है आसपास के जो गांव थे वहां सुमति के बहुत सारे यजमान रहते थे, यानी जिनके यहाँ पर सुमति जो है अतिथि के रूप में ठहरता था, रुकता था और उन लोगों को कपड़े में बांध करके बोध गया से जो कपड़ा लाया गया था, ये भी क्या था, बौद्ध भिक्षु था। तो वहां से जो कपड़ा लाया गया था उसे फाड़ करके और उसमें मंत्र पढ़ के और उस कपड़े में गांठ लगाई जाती थी और वो गड्ढे भी बोलते हैं उसको, तो वो लोगों में बांट देता था और फिर पैसे वसूल करता था। इसीलिए सुमति जो है अधिकतर वहां पर जाया करता था। इस बार लेखक ने भी सुमति के साथ वहां की यात्रा की और जब जो है सुमति अपने पैसे एकत्रित करने चला गया, अपने यजमानों से मिलने चला गया, तो लेखक वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें 103 हस्तलिखित पुस्तकें रखी हुई थी, यानी हाथों से लिखी हुई पुस्तकें थी। लेखक को यह देख करके बहुत अच्छा लगा और लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था, यानी लेखक का मन उन पुस्तकों को पढ़ने में लग गया था। इसीलिए वो तिंगरी गांव में सुमति के साथ नहीं गया था और लेखक ने सोचा कि 2-3 दिन आते हुए सुमति को लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। दोपहर तक ही सुमति वहां से वापस आया और फिर दोनों ने अपने सामान जो है, अपने अपने वस्तुएं, अपने अपने सामान अपने कंधों पर उठाए और वहां से चल दिए। तो यहाँ पर लेखक की जो नेपाल मार्ग से और तिब्बत की यात्रा की है वो यहीं पर समाप्त होती है और दोनों वापस आ जाते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में। तो यहाँ पर हमारा भी जो ये भाग है वो यहीं पर समाप्त होता है और आगे की कक्षा जो है कल होगी। धन्यवाद।